आधुनिक हिंदी कविता के प्रख्यात कवि, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार और महान शिक्षाविद रामधरस मिश्र ने कभी कहा था कि किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे। आदरणीय राकेश सर, उज्ज्वल सर और आप श्रोता बंधुओं, जयशंकर प्रसाद के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को। प्रायः 48 वर्षों का लगभग उनका जीवन काल है। उनके साहित्यिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन पर गौर करें, कोई भी रचनाकार अपने देश काल से प्रभावित हो जाए, अपने समय संदर्भों से वो सीखता है। पारिवारिक जीवन में यदि कहें तो बचपन से ही ऐसा नहीं है कि बहुत अभाव उन्हें झेलना नहीं पड़ा, लेकिन पीड़ा जो कहते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा और पारिवारिक पीड़ा उन्हें झेलने को मिला। जैसे 12 वर्ष की अवस्था में पिता का निधन हो गया, फिर माता का निधन हो गया, फिर बड़े भाई का निधन हो गया, फिर पुत्री का निधन हुआ। तो रचनाकार अपने समय संदर्भों से सीखता है। कई आयाम है जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद जितने बड़े कवि हैं, उतने बड़े नाटककार हैं, उतने ही बड़े कहानीकार हैं, उपन्यासकार भी हैं। मोटे तौर पर 3 मुकम्मल व्यक्तित्वों में हम उनकी पहचान करते हैं, एक कवि के रूप में, एक नाटककार के रूप में और एक हिंदी के आरंभिक कहानीकार के रूप में। हिंदी कविता की यदि बात करें तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है, इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा गया है। अर्थात कई आलोचकों ने तो ऐसा कहा है कि जो जयशंकर प्रसाद की रचना से, झरना से ही छायावाद की युग आरंभ हुआ है। जैसे नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि झरना ही छायावाद का प्रवेश द्वार है। फिर कविता के क्षेत्र में आइएगा तो सबसे पहले प्रेम पथिक उनकी पहली जो कविता है, मात्र 1905 में 16 वर्ष की अवस्था में उसका प्रकाशन हुआ। फिर करुणालय, फिर प्रेम पथिक नामक खंड काव्य, महाराणा का महत्व, फिर झरना, आंसू, फिर और अंतिम परिणति कामायनी के रूप में 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष। कामायनी एक अद्भुत महाकाव्य है। एक पौराणिक कथा को आधार लेकर उन्होंने अपने युग संदर्भों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। कामायनी में शैव दर्शन है। जयशंकर प्रसाद खुद शैव दर्शन से प्रभावित थे, उनके परिवार के लोग भी प्रभावित थे। तो रचनाकार के व्यक्तित्व का प्रस्फुटन उसके कवि कर्म पर या रचना कर्म पर पड़ता है। कामायनी में शैव दर्शन है। कश्मीरी शैव दर्शन के 2 रूप माने गए हैं, प्रतिविज्ञा दर्शन और स्पंद दर्शन। कामायनी प्रतिविज्ञा दर्शन का श्रेष्ठतम महाकाव्य, जो शिव है वही जीव है, उसी की पहचान ही प्रतिविज्ञा दर्शन है। तो एक कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद छायावाद के दौर के कवि है। और छायावाद की जो मूल प्रवृत्ति है, उन मूल प्रवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है? कवि की रचना धर्मिता से, कवि कर्म से ही युग की प्रवृत्तियां निर्धारित होती है। छायावाद की पहली विशेषता है रहस्यानुभूति, और उनकी कविता में भी रहस्य है। नील परिधान बीच सुकुमार, फुल रहा मृगल फुला अंगूठिया, जो बिजली का फूल मेघ बन भी चूला। एक आम जनमानस क्या समझेगा, इसका क्या असर लगा पाएगा? लहर की एक पंक्ति है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। उस पंक्ति पर प्रायः आक्षेप लगाया गया, पलायनवादिता को प्रखरता देने वाली काव्य पंक्ति, और छायावाद को मुख्यतः पलायन का काव्य कहा गया, क्योंकि अपने युग संदर्भों से, अपनी जमीनी हकीकत से वह कविता कटी हुई है। छायावाद की दूसरी प्रवृत्ति वजन सामान्य की भाषा नहीं है, कविता की भाषा। उसके शब्दावली को गौर करें तो तत्सम शब्दों की बहुलता है। आम जनमानस तत्सम शब्दों को समझने के लिए उस रूप में नहीं स्फुरित होता है जिस रूप में आम जन की भाषा में कोई रचना करे तो उससे समझ सकता है। एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में उनकी हम पहचान करते हैं। उनके कुल 13 नाटक हैं। 2 नाटक को छोड़ दिया जाए, कामना और एक भूत को छोड़कर, तो उनके जो नाटक हैं या तो ऐतिहासिक हैं या पौराणिक हैं। 1910-11 में उनकी पहली नाट्य कृति सज्जन का प्रकाशन हुआ। यह शब्ददीप है, हिंदू पत्रिका के सूत्रधार हुए थे। 1909 में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त ने इस पत्रिका का संपादन आरंभ किया। 1910-11 में सज्जन का प्रकाशन हुआ, फिर करुणालय का प्रकाशन हुआ, कल्याणी करने का, फिर विशाख का, प्रायश्चित का, जन्मेजय का, नाट्य के, और जब अजातशत्रु का प्रकाशन हुआ एक श्रेष्ठ नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद माने हुए। कामना एक प्रतीक नाटक है और कई लोगों का मानना है कि कामायनी के 20 तत्व कामना में ही नहीं है। फिर जन्मेजय का नाट्य,
परीक्षित के पुत्र ने जो नाग यज्ञ किया था उस पर आधारित यह पौराणिक नाटक है। फिर 1928 में आप स्कंदगुप्त को देखिएगा, फिर चंद्रगुप्त 31 में, और अंतिम जो नाट्य कृति है ध्रुव स्वामी 1933 में इसका प्रकाशन हुआ। ध्रुव स्वामी नाटक में बेमेल विवाह, स्त्री समस्या और उस समय के जो जन आंदोलन की सबसे बड़ी जो समस्या थी कि आधी आबादी को हम इस जन आंदोलन में सहभागी बनाए। रचनाकार सिर्फ अपनी कल्पनाओं का चित्रण नहीं करता, वो युग संदर्भों से भी प्रभावित होता है, युग में क्या हो रहा है उसका रेखांकन वह करता है। अंतिम नाट्यकृति ध्रुव स्वामी में स्त्री समस्या, कई आलोचकों का कहना है कि समस्या नाटक, कई आलोचकों का कहना है कि एक ऐतिहासिक आधार लेकर उन्होंने आधुनिक मनोभाव की पुष्टि की है। खैर इन सभी से आप लोग परिचित हैं। हिंदी कहानी के क्षेत्र में आइए तो हिंदी कहानी का जब आरंभ होता है, आरंभिक कहानीकारों की यदि आप सूची बनाएं तो उसमें एक नाम जयशंकर प्रसाद का भी है। इनकी पहली कहानी या पहली कहानी कृति यह है ग्राम है, हम सभी जानते हैं। इनका पहला कहानी संग्रह छाया है जो संभवतः हिंदी का पहला कहानी संग्रह है। इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल। अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल है। इन्हें भाववादी कहानीकार कहा जाता है। हिंदी कहानी का यदि आप विभाजन कीजिए तो भले ही प्रेमचंद को केंद्र में रखा गया है, लेकिन एक भाववादी कहानी और एक प्रेमचंद की धारा की कहानी को मतलब मुख्यतः प्रमुखता दी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद ने भाववाद को प्रतिष्ठित किया, लेकिन कई कहानियां जैसे जैसे मधुआ है, विराम चिन्ह है, उसमें आप यथार्थबोध की प्रबलता देख सकते हैं। ऐसे हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में 3 उपन्यास की रचना उन्होंने की, 2 पूर्ण और 1 अपूर्ण। उनकी पहली औपन्यासिक कृति है, उनकी पहली औपन्यासिक कृति कंकाल 1920 में इसका प्रकाशन हुआ। स्वयं प्रेमचंद ने हंस में इसकी समीक्षा लिखी और इसे हिंदी उपन्यास के यथार्थवादी धारा की अन्यतम उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया। फिर तितली 1934 में, और इरावती की रचना वे कर ही रहे थे, लेकिन असमय निधन के कारण यह हो गया। जयशंकर प्रसाद के बारे में यह कहा जाता है वो गरे मुर्दे उखाड़ते हैं। कहा जाता है कि साहित्य और भाषा का जो छात्र होता है या उससे जो संबंधित लोग अतीत जीवी होते हैं। ऐसा नहीं है, साहित्य का छात्र अतीत जीवी इसलिए होता है कि अतीत से वो प्रेरणा लेता है, अपने पूर्वजों के आख्यानों के द्वारा अपनी समस्याओं का सामना करता है, समस्या से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। दिनकर भी कहते हैं अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में दिनकर भी कहते हैं कि अंधा चका चौंधा मारा, जाने क्या इतिहास में चला। या दिनकर खुद कहते हैं कि जब भी अतीत में जाता हूँ मुर्दों को नहीं जिलाता हूँ, पीछे हटकर फेंकता हुआ जिससे कंपित होता हूँ। तो वर्तमान की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए हम अतीत में जाते। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों का चंद्रगुप्त के माध्यम से, स्कंदगुप्त के माध्यम से, जब ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य यहाँ पर था तो उस समय दिखाना था अपने नायकों के माध्यम, चंद्रगुप्त के माध्यम से कि हमारा साम्राज्य कहाँ तक था। जो उसके यानी चंद्रगुप्त के माध्यम से वे भारतीयों के अंदर पौरुषत्व का जागरण करें। तो उनके नाटकों में आप गीत देखिएगा, नागराज छंद जिसे अनंत शेखर छंद भी कहा गया है कहीं कहीं, उसके प्रयाण गीतों का देखिए, अलका जब गाती है हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रभु शुद्ध भारती, स्वयं प्रभासम ज्वला स्वतंत्र का पुकारती, या अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कामायनी में आप देखिएगा, कामायनी की शुरुआत ही होती है क्या है, तथाक्षर से। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ सिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रिय भगवान। ऊपर हिम था नीचे धरती, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसको कहो जरिया चेतन। और कामायनी के सर्गों को आप देखिए, 15 सर्ग है, आनंद सर्ग आखिरी सर्ग है, और प्रत्येक सर्ग का नामकरण उन्होंने मनोभाव के आधार पर किया है। चिंता, लज्जा, श्रद्धा, इराए क्या है, मानवीय अनुभूति की प्रमाणिकता को बताने वाली। रचनाकार किसी अध्याय का विभाजन ऐसे नहीं करता है, वो शुद्धता से वह करता है। फिर आप देखिएगा कि उसी में चंद्रगुप्त नाटक में कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुत्फ कर चलते हो क्यों, हे लाज पूरे सौंदर्य बता, तू मौन बने रहते हो क्यों। ऐसे ही आप देखिएगा कि प्रेम दृष्टि भी जयशंकर प्रसाद की देखिए कि व्यापक प्रेम दृष्टि का वे रेखांकन करते हैं। वे कहते हैं कि पागल है वह उनका है, कब उसको तो देती ही है सब, अश्रु के कंकन में गिर कर ये विश्व लिए हरिन उधार, फिर क्यों तो कठोरता पुकार दे मुझे क्यों न मिला प्यार। तो रचनाकार अपने युग संदर्भों से प्रभावित होता है, और जयशंकर प्रसाद की अस्मिता या तलाश या अपने पौरुषत्व की खोज भारत के प्रति थी, जिस पर भारतेंदु कहते हैं स्वत्व की पहचान करते हैं।
स्वयं जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं कि अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, पर यह देश यानी भारत देश मनुष्यता की जन्मभूमि है। अर्थात क्या कारण है कि मनुष्यता और मनुष्य की जन्मभूमि के बीच अंतर को वे बताते हैं। उनके निबंध को देखने काव्य कला और निबंध तो स्पष्ट है कि एक रचनाकार विभिन्न मनोभावों से कैसे प्रभावित होता है, अपने युग संदर्भों से भी सीखता है, अतीत से भी प्रेरणा लेता है और अपने समय की समस्याओं का, अपने समय की हकीकत को रेखांकित करने का प्रयास करता है। आज मैं इस महान रचनाकार को नमन करता हूँ। श्री मंगल सिंह सुमन ने अपने पूर्ववर्ती रचनाकार को याद करते हुए निराला की याद में लिखा था कि तुम पास रहे तो सुनने को मन करता था, तुम चले गए तो सुनने को मन करता है, तुम पास रहे तो बिखरी बिखरी सांसें थी, तुम चले गए तो सुनने को मन करता है। धन्यवाद।